गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ठीक आ ही रहा नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, जाने दो। फिर उसकी आत्मा जो है वो भटक रही होगी कि हमको नहीं मिला मौका करने का ये काम। चलिए वापस आते हैं। देखिए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्लासेंटेशन सीखेंगे। प्लासेंटेशन का मतलब कल क्या बताए थे आपको? फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। समझो क्या बताए थे? फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। और प्लासेंटा को कैसे डील किए हम? तो प्लासेंटा का मतलब होता है इट इज अ टेम्पोररी एंड इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। ये इंटीमेट कनेक्शन होता है किसके किसके बीच में? मदर और फीटस के बीच में। ठीक है। और कैसा होता है? ये टेम्पररी होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इट इज टेम्पररी इन नेचर। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक प्रेगनेंसी है तब तक प्लासेंटा की जरूरत है, प्रेगनेंसी खत्म प्लासेंटा खत्म। और देखिए जिस प्लासेंटेशन के लिए आप बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअली एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होते हैं और उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो ये भी टर्म आप याद रखेंगे कि प्लासेंटा में आखिर बनता क्या है। ठीक है, प्लासेंटा में आखिर होता क्या है? तो प्लासेंटा में जो ये इंटीमेसी होती है मदर और फीटस के बीच की, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मदर और फीटस दोनों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो जुड़ने वाली प्रक्रिया होती है उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अपने यहाँ साधारण तरीके से उसी को कहते हैं, जब बच्चा जन्म ले लेता है और मदर से अटैच रहता है तो उसको काट करके अलग कर दिया जाता है, नहीं? तो वहां पर फिर हम लोग क्या कहते हैं? उसको जनरली हम लोग यूज करते हैं नार काटना। ठीक है, वो सर्जिकल ब्लेड के थ्रू या सर्जिकल नाइफ के थ्रू वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं या जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके उसको कट करते हैं, कट करके टाई कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अमाउंट जो होता है नेवल एरिया में, जो बच्चा जन्म लेता है उसके नाभि से एक्चुअली जुड़ा हुआ होता है, वो नेवल एरिया में वो थोड़ा सा अमाउंट को छोड़ दिया जाता है। पूरा एकदम अंदर से तो कट करेंगे नहीं, और उसको क्या किया जाता है? क्लिप कर दिया जाता है। जो जैसे आप कपड़ा टांगने के बाद जिसको वो करते हो ना, वैसा ही होता है। उसको क्लिप कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है 24 घंटे या उससे थोड़े ज़्यादा के टाइम में या उससे पहले भी वो धीरे धीरे, चूंकि वो तो अपडेट हो गए, तो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाते हैं? सिकुड़ते जाते हैं, फाइनली अलग हो जाता है। ठीक है, एक बार अलग हो गए उसके बाद मदर और फीटस, सॉरी मदर और बेबी जो है, चूंकि अब वो बेबी के फॉर्म में आ गए हैं, वो दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो सिंपल प्रक्रिया होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में लोग नहीं जानते। ठीक है, अलग नाम से जानते हैं अपने यहाँ। ठीक है, अलग तरीके से उसको हटाने का काम करते हैं, ये सब चीजें। अब हमें ये सीखना है कि देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड आखिर बनते कैसे, यानी प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहली बात कल बताई थी कि प्लासेंटा के बनने की प्रक्रिया 10 वीक में कंप्लीट होती है। ठीक है ना, 10th वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, आप कह लीजिए कि जाइगोट बनने के 10वें वीक तक इसको कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, और एक बार अगर ये एस्टैब्लिश हो गया तभी आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेहतर कंडीशन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि प्लासेंटा ही वो रूट है। ठीक है, प्लासेंटा ही वो पार्ट है जो क्या करते हैं? मदर से जो भी चीजें होती हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स है, मान लीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई है मान लीजिए, या तमाम असेंशियल मटेरियल जो है उनकी सप्लाई जो है वो मदर से फीटस की तरफ करते हैं। तो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, कहाँ से मिलेगा? मदर से। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए भी और इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए, दोनों के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं वो। उसी तरीके से कुछ मेडिसिन होते हैं उनके इस्तेमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एंटीबॉडीज होते हैं उनके इस्तेमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मदर उनके लिए फुलफिल करती है। और ऐसा नहीं कि प्लासेंटा जो है वो अनवांटेड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को भी वो मूव कराने में मदद करता है, उनको भी ट्रेवल कराता है, उनको भी रास्ता देता है। ठीक है, और वो फीटस में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है ना, एज अ गैस, या फिर जो
अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब हो जाते हैं उनके सेल में तो जो बनते हैं वो सारे के सारे मटेरियल्स जो होते हैं उनको वापस से कहाँ भेज देते हैं? मदर में, क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। और अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है भी तो वो उसको छोड़ेंगे कहाँ? ठीक है, तो छोड़ने की जगह जो है वो किसके पास है? मदर के पास है। तो मदर के ही चीजों का इस्तेमाल करना है, बाकी किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल नहीं। वही मैं कल कह रहा था कि जब हम मदर्स डे मनाते हैं तो तमाम बातें आती हैं, उसमें ये भी आती है कि हमारी मदर जो है वो हमसे 9 महीने पहले जानती है, इसी फॉर्म में। अब वो ये नहीं लिखते कि प्लासेंटा बन जाता है इसलिए हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हम मदर से सब कुछ ले रहे होते हैं, वो अलग मैटर है। बट वो एक्चुअल में यही बताना चाहते हैं, मतलब जो लिखते हैं स्टेटस, तो स्टेटस धांसू होते भी हैं ताकि 4 लोग लाइक करें, नहीं वो हरियर का आजकल चला हुआ है, ठीक है ना, हरियर का टिप दीजिए कहानी खत्म, ठीक है ना। तो आजकल चला हुआ है, व्हाट्सएप पर तो बहुत चला हुआ है, और उसमें इंस्टाग्राम पर जाते तो ललका टिप दीजिए, लाल कलर का आ जाता है, वैसा ही मुझे करते हैं ना बहुत सारे। हम लोग तो यूज़ नहीं करते बट देखते हैं कभी कभी वो ललका आ जाता है, ठीक है, उसी से खुश हो जाता आदमी का, हाँ इतना मन लाइक आ गया हमारे पास। अच्छा, दूसरा कि देखिए ये गिव एंड टेक पॉलिसी है, अगर आप नहीं दीजिएगा तो दूसरा भी नहीं देगा, ठीक है। आप अगर किसी को लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर समझ रहे हैं, फिर वो कट्टी हो जाएगा, फिर वो आपको भी नहीं देगा। तो इंटरनेट कट्टीस है वो, ठीक है, होता ना कट्टीस, ऐसा वाला नहीं करते हम लोग अपन। तो वहां पर वो सारी चीजें चलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लासेंटा का जो कहानी है वो वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। जो हम स्टेटस लिखते हैं, भले ही हम स्टेटस पे प्लासेंटा का जिक्र नहीं कर रहे होते हैं, बट आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप एक लाइन वहां पर और मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है, माई मदर नो मी ना बिफोर 9 months टू ऑल, ठीक है, एज समथिंग लाइक दैट। आप उसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, तब ना पता चलेगा कि ना देयर इज अ कंडीशन ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट। बाकी तो सब लिख ही रहे हैं अनाप शनाप जो उनको लिखना है, आप अपने प्लासेंटा को बचा करके रखना है, वो वाली बात जरूर मेंशन करनी है। हाँ, जैसे जो देखिए आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड को हमेशा रिवाइज करते रहना है। कह तो रहा हूँ कि आप लोग को तो ऐसा मौका कभी मिला नहीं है। आप चले जाइए कभी मुखर्जी नगर, ठीक है, आप चले जाइए कभी दिल्ली में IIT जहाँ पर है वो क्या तो नाम है उसका जगह का, कालू सराय, जिया सराय वो जगह है वहाँ, ठीक है। एम्स चले जाइए या और भी कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज या अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, चाय की टपरी पर बच्चा बैठा हुआ है, आपस में बतिया रहा है, उसकी बात जो है चाय में भी वो फिजिक्स ढूंढ रहा है, ठीक है, वो चाय में भी केमिस्ट्री ढूंढ रहा है, चाय में भी बायोलॉजी ढूंढ रहा है, वो हर चीज में अपने सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है। और वो इसलिए नहीं ढूंढ रहा है, वो उस बात को हल्के फुल्के तरीके से रिवाइज करना चाहता है जो वो पढ़ करके आया, ठीक है। और हम और आप क्लास से निकलते हैं झाड़ झूर करके निकलते हैं, हो गया, हाँ बायोलॉजी यही रहेगा DNA में ही, अब यहाँ से हमको नहीं निकालना है, ठीक है। कौन लेके ढोके जाएगा इतना दूर, ठीक है। और बाकी एक चीज है आपके पास और वो है वो क्या, बैग में उसको बंद करके अब सीधे फिर जब आप 10:30 बजे आइएगा तभी खुलेगा वो दोबारा से। जब सर कहते हैं कॉपी निकालो तब खुलता है, वो अपने से नहीं खुलता है। ए कॉपी निकालो सब लोग, अच्छा निकालना है कॉपी, तब वो कह रहा है वो पेन दे तो भाई, ठीक है, पेन हो का खत्म हो लो हमारा बस, वो पेन वो नहीं लाया है, ठीक है ना। बॉयज में बहुत होता है ये सब, गर्ल्स में कम होता है, बॉयज में बहुत होता है ये सब। वो कहते हैं पेन लेकर के नहीं चलना, वो किसी से मांग ही लेंगे कभी ना कभी। अच्छा, जो मांगते हैं पेन वो वापस नहीं करते, ये भी इनकी खासियत है। हाँ, मतलब मैं भी रहा हूँ ना, मेरे पास भी वही कंडीशन, मैं तो कहता हूँ जिसका पेन नहीं हो मेरा है, तो मेरे पास वैसे ही पेन पड़े हुए हैं, जो छोड़ के जाता हूँ मेरा हो गया, ठीक है। देखो उसका 100 रुपया मेरा हो गया, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। चलिए वापस आते हैं, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो मजाक की बातें हो गई। अब जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत सीरियसली आप समझेंगे। देखिए, प्लासेंटा बनने की प्रक्रिया में मदर और फीटस दोनों का उतना ही रोल है, कोई ये नहीं कह सकता कि कंट्रीब्यूशन वाइज कौन कितना रोल प्ले करता है। सो आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अगर वाइज जाएंगे तो 50% फ्रॉम द मदर साइड का एफर्ट है और 50% जो है वो किसके साइड का एफर्ट है, फीटस के साइड का एफर्ट है, और दोनों मिलाकर के वो 100% प्लासेंटा का फॉर्मेशन जो है वो कर पाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए जरा याद कीजिए कहानी को, देखिए इससे भी आपका रिवाइज हो जाएगा दोबारा से। अभी आपको थोड़े टाइम पहले, जस्ट थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने जब क्लीवेज पढ़ा था तो वहां पर मैंने चर्चा करी थी ट्रोफोब्लास्ट की, याद आ रहा है? बोलो हाँ, याद आ रहा है ना? अभी तो कितना 2 से 4 दिन पहले तो बात ही है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप कह देते कि सर कल क्या खाए थे हमको नहीं पता, तो आप जो पढ़ाए हो कैसे याद रहेगा। लेकिन देखिए याद रखिएगा, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और इस ट्रोफोब्लास्ट की कितनी लेयर्स थी? 2 लेयर्स थी ना। ऊपर वाले लेयर बाद में क्या बनाते थे? एमनियन,
और नीचे वाला लेयर आगे जाकर के क्या बनाता था? कॉरियन। एमनियन को मारो गोली, इसका अभी काम नहीं है अपने पास, ये जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे तब फिर इसका काम आएगा। कॉरियन का काम क्या है? कॉरियन ही जो होते हैं, देखिए जो आपके फीटस होते हैं उनमें जो कॉरियन की लेयर होती है, यही क्या करते हैं? इट गिव राइज टू फॉर्म प्लासेंटा, यानी इन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल में प्लासेंटा को बनाने के लिए। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ह्यूमन प्लासेंटा जो होते हैं इसको हम लोग कॉरियोनिक प्लासेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? कॉरियोनिक प्लासेंटा। मत भूलिएगा, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया, ठीक है। ह्यूमन प्लासेंटा इज व्हाट? कॉरियोनिक प्लासेंटा। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रोसेस को जरा समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये है आपका ट्रोफोइक्टोडर्म। इधर खुशी, इधर देखिए, ये क्या है आपका? ट्रोफोइक्टोडर्म। ये इसका बाहरी लेयर है, तो अभी बाहरी लेयर को तो छोड़ दीजिए, ये अंदर का लेयर जो है वो धीरे धीरे क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तैयार करता है। कैसा तैयार करता है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कहां? चारों तरफ, चारों तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी पूरा का पूरा जो इनर ट्रोफोइक्टोडर्म है जिसने कॉरियन लेयर बना लिया है, वो कॉरियन लेयर जो होते हैं उनके ऊपर में छोटे 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 से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थ्रू आउट डेवलप करेंगे, थ्रू आउट। अब देखिए, अब ये एरिया जो है ये कैसा है? स्फेरिकल है ना, समझिएगा, ये एरिया कैसा है? स्फेरिकल है। और ये रीजन मान लीजिए कि आपका क्या, ये रीजन है यूट्रस का वॉल। तो देखिए तो जरा, यूट्रस का वॉल जहां पर है वहां पर केवल इतना ही रीजन एक्सपोज है ना, और तो कोई रीजन है नहीं। इधर वाले रीजन, पीछे वाले रीजन, ये साइड वाले रीजन, ये तो इनके साथ अटैच नहीं हो सकते। तो क्या होता है कि शुरुआती दौर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सब में बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉरियोनिक विलाई भी कहते हैं। और बाद में क्या होता है, ये जितना पार्ट आप देख रहे हैं, खाली इतना से इतना पार्ट एक्सपोज्ड है। देखिए केवल ये रीजन देखिए, ये मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक का रीजन आपको कैसा दिखाई दे रहा है? एक्सपोज्ड। और बाकी सब रीजन कैसा हो गया? अनएक्सपोज्ड हो गया। ये बात दिखाई दे रही है सबको? दिखाई दे रही है ना? तो ये जो अनएक्सपोज पार्ट है धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? अपने आप खत्म हो जाएंगे, यानी कि कॉरियोनिक विलाई फ्रॉम द अनएक्सपोज्ड पार्ट इज गेट डिसअपियर्ड। वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? डिसअपियर्ड हो जाएंगे। अब जो बचा वो क्या है? कॉरियोनिक पार्ट का वो हिस्सा जो यूट्रस से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, केवल वहीं पर ये कॉरियोनिक विलाई दिखाई देंगे, बाकी कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो जरा देखिए, तो अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क। ये कैसा अपीयर कर रहा है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। समझिएगा कैसा अपीयर कर रहा है ये स्ट्रक्चर? डिस्क लाइक। और वो भी पूरा डिस्क नहीं है, डिस्क तो ऐसा गोल होता है, ठीक है, आधा डिस्क है या कुछ अमाउंट, कुछ पार्ट ऑफ द डिस्क है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटा डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेटा डिस्क। और मेटा डिस्क के कारण इस प्लासेंटा, ये जो प्लासेंटा बनता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्वाइडल प्लासेंटा। कैसा प्लासेंटा है ये? मेटा डिस्क्वाइडल प्लासेंटा है। क्यों? क्योंकि हाफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ठीक है, या हाफ अगर नहीं बना तो लगभग हाफ या उससे थोड़ा कम, जो जितना एक्सपोज पार्ट है केवल उसी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो कुछ ही अमाउंट ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बाकी का डिस्क का पार्ट हमने हटा दिया। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बेटा डिस्क्वाइडल प्लासेंटा कहते हैं। तो दो चीज हो गई, ह्यूमन प्लासेंटा इज कॉरियोनिक प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा इज मेटा डिस्क्वाइडल इन नेचर। इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए, ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन किसका? ये कंट्रीब्यूशन हो गया फीटस का। अब ये थोड़ा और राइज करेंगे किसी एरिया को, धीरे धीरे, बाकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये एरिया राइज होते 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 और आगे बढ़ेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर? मदर के यूट्रस के अंदर। लेकिन यूट्रस के पास क्या होते हैं? तो यूट्रस के पास होते हैं कुछ पार्ट्स जो डिप्रेस्ड हैं, जो हमने इम्प्लांटेशन के दौरान देखे थे। डिप्रेस्ड पार्ट हमने देखे थे ना, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रिप्ट। क्या कहते हैं उसको? हम लोग क्रिप्ट्स कहते हैं। वो इरोडेड पार्ट है, वो अंदर धंसा हुआ पार्ट है। अब क्या होता है, ये जो आपका कॉरियोनिक विलाई है वो धीरे धीरे अपने आप को राइज करता है, वो और बड़ा करता है खुद को, ठीक है, और बड़ा करते 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 उस क्रिप्ट के अंदर जाकर के धंस जाता है, ठीक है। जैसे ही वो क्रिप्ट के अंदर जाकर के धंसेगा, इंडोमेट्रियम के पिछले हिस्से में क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और खुद को वो क्या करता है? इंटीग्रेट करता है टू दैट ब्लड वेसल, ठीक है। उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डेसिडुआ,
डेसी डुएट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेसी डुएट रिएक्शन कहते हैं। डेसी डुआ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल के रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया वहां होती है, जिसके कारण फाइनली उनको स्पेस दिया जाता है कि कॉरियोनिक विलाई बड़े होकर के सीधे इंट्रोड्यूस हो जाए किसमें? ब्लड वेसल के साइड में। क्योंकि यूट्रस के पिछले हिस्से में क्या है? सब जगह ब्लड वेसल है, तो पिछले हिस्से में भी क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल। और जाकर के वो सीधे सीधे क्या करते हैं? खुद को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनसाइड द ब्लड वेसल। और जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे ब्लड वेसल के साथ, क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिलीज आउट, थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड स्पिल आउट करेगा, और उसके बाद कनेक्टिविटी बन जाएगी किसके किसके बीच में? उस ब्लड, यानी उस ब्लड वेसल जहां पर ब्लड है से लेकर के प्लासेंटा जो उन्होंने बना लिया, यानी कि जो उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, जो विलाई का जो एक लंबा सा जो रीजन उन्होंने बनाया था, ट्यूबुलर पार्ट, उसके साथ उनकी क्या कर जाते हैं? वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं। और इसी इंटीग्रेशन के कारण क्या करते हैं? अब देखिए तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि नहीं? एक तरफ ये फीटस है और एक तरफ मदर का ये क्या है? ब्लड वेसल का, ब्लड का रीजन है, और यही तो एस्टेब्लिशमेंट है ब्लड का। इसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा वीरा। ये जो पहला एस्टेब्लिशमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लासेंटा वीरा कहते हैं। और देखिए हमने क्या कहा? 10 वीक में ये कंप्लीट हो जाते हैं। एक्चुअली यहां पर 3 डेसीडुआ का फॉर्मेशन होता है मदर के साइड में, बताया ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं। 3 डेसीडुआ होते हैं। एक का नाम है डेसीडुआ बेसिलिस, जिसके साथ एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट होती है ब्लड वेसल के साथ, वो एकदम अंतिम लेयर है। दूसरे का नाम है डेसीडुआ कैप्सुलरिस, जो ऊपरी लेयर है। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं डेसीडुआ पेरिटेलिस। 3 डेसीडुआस जो हैं वो उस रीजन में पाए जाते हैं, यूट्रस के रीजन में। कौन कौन से? पहले को कहा जाता है, इतना आपको ऐसे जानना नहीं है, मतलब ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन जान लीजिए डेसीडुआ पेरिटेलिस। दूसरे का नाम है डेसीडुआ क्या बोले थे? डेसीडुआ बेसिलिस। और तीसरे का नाम है डेसीडुआ कैप्सुलरिस। तो कोई पूछेगा कि किसके साथ एस्टैब्लिशमेंट होती है, तो ये किसके साथ एस्टैब्लिशमेंट होता है? डेसीडुआ बेसिलिस के साथ। तो मदर का डेसीडुआ बेसिलिस का रीजन और जो बेबी है यानी कि जो फीटस है उसका कॉरियोनिक विलाई का रीजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्जिनेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और क्या करते हैं? ब्लड का एक एस्टैब्लिशमेंट तैयार करते हैं। और इसी ब्लड के एस्टैब्लिशमेंट के कारण क्या होता है? एक कनेक्टिविटी जनरेट होती है, ठीक है। एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, और उसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? उसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को आप अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और यही जो है, अब ब्लड का तो एस्टैब्लिशमेंट हो गया, अब यहां से क्या होगा? मदर के ब्लड से फीटस में, और फीटस से ब्लड को मदर के अंदर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, ठीक है। और इस तरीके से ये प्लासेंटा जो है वो बन करके तैयार हो गया। तो देखिए तीसरा चीज और क्या हो गया? डेसीडुआ का पार्टिसिपेशन हुआ, इसीलिए ह्यूमन प्लासेंटा इज डेसीडुएट ऑल्सो। ह्यूमन प्लासेंटा इज डेसीडुएट, और ब्लड भी तो इंगेज हो रहा है इसमें। और ब्लड कैसे हो रहा है? ब्लड वेसल को रप्चर करके, ब्लड वेसल को रप्चर करेंगे तभी तो ब्लड के साथ उनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसको हम लोग कहते हैं हीमोकोरियल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हीमोकोरियल प्लासेंटा। इसलिए क्योंकि कॉरियन ने क्या कर दिया है? ब्लड वेसल को ब्रेक करके और ब्लड का एक एस्टैब्लिशमेंट तैयार किया है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोकोरियल प्लासेंटा। अब अगर आपको पूरे फ्रेम में बोलना पड़े ह्यूमन प्लासेंटा इज, तो पहला कॉरियोनिक, ठीक है। दूसरा उसने क्या कर दिया है? हीमोरेज कर दिया है, उस जगह के ब्लड वेसल को ब्रेक कर दिया है, ब्लड को अपने साथ जोड़ लिया है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज हीमोकोरियल। क्या कह सकते हैं टर्म? हीमोकोरियन। कोरियन और हीम का मतलब ब्लड, हीमोकोरियल। दूसरा डेसीडुएट, और तीसरा मेटाडिस्क्वाइड, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है? और क्या है? मेटाडिस्क्वाइडल बोले अभी, बोले अभी। देखिए अब हम एक साथ लिख रहे हैं आपके लिए फिर से। अगर कोई पूछे कि ह्यूमन प्लासेंटा इज, तो आप क्या कहेंगे? हीमोकोरियल, इसमें दोनों आ गया, हीम प्लस कोरियन, कमा मेटा डिस्क्वाइडल एंड डेसीडुएट। ये याद रखिए, अगर आप किसी भी दूसरे एग्जाम को देंगे तो वहां पर ये तीनों टर्म दे करके पूछ देगा
बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बोथ ए बी एंड सी इज करेक्ट, बोथ कोई और दे देगा ए बी सी डी इज करेक्ट, ए डी इज करेक्ट, ऐसे करके वो आपको दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों नाम इनके हैं, ठीक है, हीमोकोरियल, डेसिडुएट एंड मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से प्लासेंटा का एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास हो गया। टोटल टाइम कितना लगा? 10 वीक। 10 वीक का मतलब कितना होता है? 4 4 8 2 10, यानी कि लगभग 2.5 महीना। 2.5 महीना के अंदर, इसीलिए देखिए जब प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है महिलाओं में, तो डिपेंड ऑन डॉक्टर, मतलब मैं उस पर कोई वो नहीं कर रहा हूँ टिप्पणी, बट ये डिपेंड ऑन डॉक्टर भी होता है, गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में खास करके मॉडर्न टाइम में ना फीमेल जो है वो थोड़ी ज़्यादा उसको क्या कहते हो, मतलब बहुत जल्दी परेशान हो जाती है चीज़ों को लेकर के। पहली प्रेगनेंसी जैसे मतलब एस्टेब्लिश करी, वो तुरंत भाग करके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने चली गई, ठीक है। अब गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने चली गई तो हो सकता है कि गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा चलो मौके पर चौका मार देना, ठीक है, ऐसा करते हैं, जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिए कि कैसी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, ये देखने के लिए हो गया, बात खत्म। फिर उसके बाद दूसर का 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने के बाद फिर बुला करके फिर दूसर का भी ना वो करा लिया गया, अल्ट्रासाउंड करा लिया गया, ठीक है। फिर हो सकता है कि 5वें 6ठे महीने में भी एक बार अल्ट्रासाउंड हो गया, और एक बार लास्ट टाइम में, तो 4 बार अल्ट्रासाउंड हो गए। देखिए जनरली अल्ट्रासाउंड की जो कंडीशन है, वैसे तो मैंने फिर से कहा कि ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कंडीशन है कि जो मैंने कह दिया वही सही है। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको क्या करना है, किस पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करना है उनको, ठीक है ना। जो ज़्यादा अकबकाया हुआ पेशेंट है उसको ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, उसको ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड में भेजना है। और जो कम अकबकाया हुआ पेशेंट है, जो निश्चिंत है कि चलो कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी एक कॉमन पार्ट है महिलाओं की, चलो कोई बात नहीं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, निश्चिंत है, वो जा ही नहीं रहे डॉक्टर के पास, वो जाएंगे कभी कभी गए तो अल्ट्रासाउंड को जरूरी है ना, भी कराएंगे तो काम चल जाएगा, वो इतना सवाल कर लेंगे कि बेटा तू रहने दे, मत करा। तो बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो 3रे महीने में ही ठीक है, इसलिए क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। खास करके प्लासेंटा का एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लासेंटा का एस्टेब्लिशमेंट चेक करना है तो 3रा महीना, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही 2.5 महीना कंप्लीट होता है, किसी भी टाइम में डॉक्टर आपसे कहेगा कि आप एक बार जरूर अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ठीक है, अल्ट्रासोनो टेक्निक का ना, अल्ट्रासोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेना है, ताकि कि ये पता चल जाए कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लासेंटा का कंडीशन कैसा है, प्लासेंटा सही एस्टेब्लिश किया है कि नहीं, ठीक है, प्लासेंटा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें। क्योंकि अभी हमने कहा 10 वीक में कंप्लीट हो जाते हैं, 10 वीक का मतलब कितना होता है? 4 4 8 2 10, 2.5 महीना। इसीलिए मैंने कहा 3रे महीने में ये काम हो गया। उसके बाद ऐसा कोई जरूरत, फिर चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। फिर उसके बाद हो सकता है 6ठे 7वें 8वें महीने में फिर आपको जरूरत पड़े तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर जैसा कहता है वैसे करना होता है। बट ये वाला जो पार्ट है ये आपको जानना चाहिए कि प्लासेंटा के एस्टेब्लिशमेंट को चेक करने के लिए ही जनरली डॉक्टर ये वाला काम कराते हैं कि भैया ठीक ठाक प्लासेंटा एस्टेब्लिश कर जाए, तभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेहतर हो सकती है। नहीं, अगर आपको फूड मिलेगा ही नहीं फीटस को, ठीक है, अगर ठीक से सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर कोई फायदा तो होगा नहीं, फिर तो उनका डेवलपमेंट होगा ही नहीं ठीक से। इसलिए ये वाली कंडीशन बताई जाती है। इसमें किसी को डाउट है? फिर कल हमने एक चीज और देखा था, जरा एक बार रिवाइज कर लो, वो था क्या? फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। देखिए इसमें सब बातें ठीक हैं, कुछ बातें आप पहले से भी जानते हैं, जैसे प्लासेंटा जो है वो क्या करते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द फीटस, ठीक है, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम फीटस टू द मदर, और मदर जो है वो अपने लंग्स के सहारे उस CO2 को क्या कर देती हैं, वाइप आउट कर देती हैं, उसको रिमूव कर देती हैं, उसको एक्सपेल आउट कर देती हैं। ये बात हो गया। दूसरा क्या आप लिखेंगे, अगर आपसे पूछा, यही सवाल पूछा भी जाएगा आपसे, व्हाट इज प्लासेंटेशन, व्हाट इज प्लासेंटा, राइट द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। अगर 5 नंबर में है तो राइट द फंक्शन लिखेंगे, तो 5 को फंक्शन लिखना है आपको, 5 फंक्शन लिखे। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है 2 नंबर में तो सीधे पूछेंगे राइट द 2 फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो देखिए जब आप ऐसे पूछा जाता है बहुत स्पेसिफाई करके कि राइट द 2 फंक्शन, तो आप वैसा फंक्शन लिखिए जो कोई ना लिखे। अब ऐसा नहीं कि वो फंक्शन ना हो ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं कि सर ने बोल दिया है कि वैसा फंक्शन लिखो जो कोई ना लिखे, तो ऐसा फंक्शन लिखो जो होवे नहीं करता है, ये नहीं। जैसे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे कल हमने देखा ना, जो हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, नंबर आपको पूरे के पूरे दे जाते, तो वैसे वाले लिखे। चलिए, तो ये ऑक्सीजन वाला तो सब लोग लिखे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या हो गया इसमें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्या, फैट्स या लिपिड का ही पार्ट हो गया। और फिर क्या हो गया, विटामिन मिनरल्स, इनको ट्रांसपोर्ट करना है मदर से फीटस की तरफ, ये भी सब कुछ लिखेगा, बट ये भी फंक्शन है। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट,
ये अभी सिंपल वाली बात बता रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं कहां से? मदर तो फिटस में वेस्ट नहीं डालने जा रही है उल्टा हो जाएगा फिर, नहीं फिर तो गया वो। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो उल्टा चल रहा है, वो फीटस से मदर की तरफ जा रहा है। खास करके वो वेस्ट जो क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट हैं, जिसको आप नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हो, वो वेस्ट जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, तमाम जो चीजें बनती है वो सारी की सारी बाइकार्बोनेट्स, वो सब जो है वो मदर के साइड में चली जाती है। मदर जो है वो अपने किडनी के थ्रू उनको रिमूव आउट करती है, ठीक है, उनको फिल्टर करती है और उनको बाहर भेजने का काम करती है। ये बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट वेस्ट, उसको भी रिमूव करना है भाई। तो वो तो हमने देख लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में ही चला गया वो ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, O2 इधर, CO2 उधर, बट वो भी एक पॉइंट है आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो कल बताए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो क्या है, वो क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप के इंडोक्राइन फंक्शन की तरह। प्लासेंटा का रोल कैसा होता है, इंडोक्राइन, और ये क्या करते हैं, दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। एक का नाम कल बताए थे, क्या नाम था, HCG, बहुत अच्छे, और दूसरे का नाम HPL। HCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो, कोई बोल रहा है लेकिन ठीक से नहीं बोल रहा है, गोनेडोट्रोफिन। का है डरते हो भाई, क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के लिए कल बताए थे, ये सीधे सीधे एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम पर, और कॉर्पस ल्यूटियम को प्रमोट करता है फॉर द रेगुलर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, खास करके प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रेगनेंसी को थ्रू आउट मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है। हर जगह से प्रोजेस्टेरॉन को जोड़ना है, ठीक है, ताकि कहीं पर भी प्रोजेस्टेरॉन की कमी ना होने पाए। देखते हो ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास 4 गो सोर्स है, ठीक है, अगर एक को फेल कर जाएगा तो दूसरा सोर्स काम करेगा, दूसरा फेल कर जाएगा तो तीसरा सोर्स काम करेगा, क्योंकि ये जरूरी है। प्रेगनेंसी अगर है तो प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम, ठीक है, तो उसको तो कहीं ना कहीं से आपको मेंटेन करके चलना है, तो अलग अलग जगहों से आप उसको स्टैब्लिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरा है एस्ट्रोजन, HPL, क्या नाम है इसका, ह्यूमन प्लासेंटल, बोलो, लैक्टोजन। तो ये दो हार्मोन्स का जिक्र आपको बहुत जरूरी करना है, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया तो आप मान के चलिए कि 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब आप ये मत कहिए सर 1 नंबर 2 नंबर का ये तो 1 नंबर फिक्स होगा एक पॉइंट लिखने पर, नहीं तो, लेकिन ये लिखेगा तो जैसे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई ये बच्चा जो भी हो XYZ, क्योंकि वहां तो रोल कोड होते हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं है, तो जो भी बच्चा है उसको आता है, और उसका बेनिफिट आपको हो सकता है उस क्वेश्चन में ना मिले, लेकिन उसका आपको बेनिफिट मिलेगा दूसरे क्वेश्चन में, जहां पर वो देखेगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, बहुत बेहतर नहीं लिखा हुआ है, नहीं पिछला सारा आंसर बहुत अच्छा दिया हुआ था इसने, चलो मार करके निकलो 5 नंबर इसको भी दे दो, इसमें भी ठीक है ना, 2 में 2 दे दो इसको। ये होता है, ठीक है, यही होता है। इसलिए कहा जाता है आपसे कि जब आप एग्जाम लिखते हैं तो आप एग्जाम कैसे लिखिए, जो आपको सबसे पहले सबसे बेहतर आता है उसको लिखे, यही कहा जाता है ना सबको, इसलिए क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलता है। समझ में आ गया? चलिए खैर, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, एक और बताए थे, देखिए ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज को, और वो क्या है, वो एंटीबॉडी क्या है, उसका नाम है IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडी। अगर आप इसमें भी बहुत प्रिसाइज होइएगा तो ये एक्चुअल में भेजता है IG2 क्लास ऑफ एंटीबॉडी को। IgG भी अलग अलग टाइप्स के होता है, IG1, IG2, IG3, उसमें IG2 को ही एक भेज सकता है, ना IG1 को भेज सकता है, ना IG3 को भेज सकता है, अगर बहुत प्रिसाइज होइएगा। हालांकि आपको प्रिसाइज नहीं होना है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिसाइज होंगे तो कुछ है ही नहीं, IG1, IG2, IG3 यही तो है। और उसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको ये भेजता है, तो वो कौन है, IG2। और वैसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो केवल क्या, IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडी टर्म हम लोग जनरली यूज नहीं करते, बायोलॉजी में जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो टर्म क्या है, इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्या नाम है इसका, इम्यूनो। यही देखिए IG का मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन ही होता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन G, और इम्यूनोग्लोब्युलिन का मतलब होता है एंटीबॉडी। तो उससे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जो इन्फेक्शंस आ सकते हैं, भाई मदर से अगर अच्छी चीज आ सकती है तो बुरी चीज भी जा सकती है, समझ में आ रहा है ना। और बुरी चीज आ सकती है इसका मतलब कि कुछ वायरस और बैक्टीरिया भी मूव कर सकते हैं जो उनके ब्लड में है। अब ये अगर मूव कर गए तो क्या ही हो जाएगा, तब तो ये नुकसान पहुंचाएंगे ना। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडीज भी मदर भेज देती है।
कि भाई तुमको तो हमको सुरक्षित रखना ही है, क्योंकि जाने के लिए तो किसी ने रोक, तो फ्री फ्लो हो गया, तो जो जाएगा सब जाएगा वहां पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि HIV एड्स मदर से फीटस में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि HIV वायरस जो है वो मदर से फीटस में चले गए, वो इन्फेक्टेड जो ब्लड है वो चला गया मदर से फीटस में, और फीटस को भी उसने क्या कर दिया, HIV पॉजिटिव कर दिया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। नहीं, ये ब्लड डिसऑर्डर है, ये ब्लड के एस्टेब्लिशमेंट के कारण हो रहा है, इसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन HIV के खतरे जितना भी है, शायद 0.1% या 1%, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है अभी फिलहाल, बट जितना भी परसेंट है बहुत रेयर होते हैं, बट अगर ऐसा है तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ HIV कैन बी पॉसिबल इन द फीटस। डेवलपिंग फीटस तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं हर तरीके के डिजीजेस से, क्योंकि वो अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी तो उनके पास कोई प्रोटेक्टिव फॉर्म है ही नहीं, कुछ प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है ही नहीं, जो ले रहे हैं मदर से ले रहे हैं। तो हो सकता है कि मदर के अगर अनवांटेड चीजों को लेंगे, अगर HIV वायरस को लेंगे, तो हो सकता है कि वो उनके अंदर भी HIV पॉजिटिव वाली कंडीशन को एस्टैब्लिश कर दे। ये बात समझ में आ रही है? और यही प्लासेंटा का डिमेरिट है। अगर डिमेरिट वाइज जाएंगे तो प्लासेंटा का एकमात्र ये डिमेरिट है कि वो अच्छे चीजों को तो भेजता है, लेकिन कुछ ऐसे चीजों को भी भेज देता है जो मदर से फीटस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक बीमारी का नाम बताया था 11th क्लास में, ठीक है, जो RH एंटीजन के कारण होता है, वो भी प्लासेंटा का ही डिमेरिट है, ठीक है। उसको हम लोग कहते थे, पता नहीं याद है कि नहीं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, ठीक है, जिसमें RH पॉजिटिव RH निगेटिव वाली कंडीशन थी, मदर RH निगेटिव, ठीक है, और वो जो फीटस है वो RH पॉजिटिव, अपने पिताजी का ले लिया है RH, ठीक है, और वो जब भी जाएंगे मदर के ब्लड में तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज पहले तो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन सेकंड बेबी में भी अगर यही कंडीशन हो जाए तो एंटीबॉडीज इतना ज्यादा RH एंटीजन के अगेंस्ट में जमा हो जाएंगे कि वो क्या कर देते हैं, वो मिसकैरेज कर देता है, ठीक है। उस बीमारी को हम लोग कहते थे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। तो ये हमने 11th में पढ़ा था, याद आ रहा है? तो ऐसी कंडीशंस भी होती है, तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे मेरिट्स ही हैं, बट आपसे डिमेरिट लिखने के लिए नहीं आता। एक बात और, कल आपको बताया था कि चूंकि देखिए फीटस के पास लीवर नहीं होते, तो लीवर जैसा बिहेव कौन करता है, यही प्लासेंटा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं, यानी इट एक्ट एज अ फीटल लीवर। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है पूरे प्लासेंटा में। अब आपका प्लासेंटा जो है वो कंप्लीट हो गया, प्लासेंटेशन कंप्लीट हो गया, क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को वो करेंगे। हाँ, कॉपी निकाल लीजिए अब आप लोग नोट्स लिखने के लिए। चलिए, तो आज इसको यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद।